डाल लिया। तो अब मैं एक तरफ लिख रहा हूँ अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ अणुसंख्यता मोलिकुलरिटी। ठीक है भाई। देखो सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले तो परिभाषा लिखनी है दोनों की। ठीक है, जो भी आपने परिभाषा लिखी थी, बताओ कोटि क्या होती है। कोटि क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक पदों के सांद्रता पदों के अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग। क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है। ठीक है, इधर क्या लिखोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या। सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताओ, जो कोटि होती है वो एक्सपेरिमेंटल गिवन होती है या फिर थ्योरेटिकल। बिल्कुल सही, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक। क्या लिखोगे, यह है एक प्रायोगिक पद है, मतलब हम खुद से ज्ञात नहीं कर सकते, इसको एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञात किया जा सकता है। यह एक प्रायोगिक पद है, कहने का मतलब क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल गिवन होती है। ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है। इधर क्या लिखोगे, यह एक सैद्धांतिक पद है, कहने का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल। मतलब जिसको आपको बताने के लिए किसी भी चीज़ का पेन वेन का सहारा ना ले पड़े, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो। ठीक है, तीसरा, जो कोटि होती है क्या उसका मान शून्य हो संभव है, बिल्कुल है। अणुसंख्यता का मान शून्य संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं तीनों पॉइंट को एक साथ ही लिख रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। कोटि का मान शून्य ऋणात्मक, धनात्मक व भिन्नात्मक। ठीक है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक व भिन्नात्मक संभव है,
सब कुछ संभव है इधर, तो उधर क्या लिखोगे? अणुसंख्यता का मान 0, ऋणात्मक व भिन्नात्मक संभव नहीं होता, यह केवल धनात्मक होता है। ठीक है, और धनात्मक भी क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है भाई, ओके। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि उच्च कोटि की अभिक्रियाएं संभव होती है, उच्च कोटि की अभिक्रियाएं जो है वो संभव होती है, संभव होती है। इधर क्या लिखोगे? उच्च अणु का अभिक्रियाएं, उच्च अणु का अभिक्रियाएं, उच्च अणु की अभिक्रियाएं संभव नहीं होती है। ठीक है भाई, उच्च अणु का अभिक्रियाएं संभव नहीं होती है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब एक अणु का अभिक्रिया ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन, द्विअणु का अभिक्रिया ये क्या होती है? कॉमन होती है। कॉमन मतलब समझ गए? ये तो मोस्ट कॉमन आपको हर जगह ही मिल जाएगी। कॉमन का मतलब थोड़ी कम जगह मिलेगी। और ट्राइमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब होता है त्रिअणु का अभिक्रियाएं ये क्या होती है? रेयर होती है। रेयर का मतलब दुर्लभ, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। और इससे ज़्यादा जो मोलिकुलर रिएक्शन होगी वो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं होगी। यही रेयर है। जो ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन होती है वही क्या होती है? रेयर होती है, बहुत ही कम देखने को आपको मिलती है। तो इतने पॉइंट कोटि और अणुसंख्यता में देखने को आपको मिले हैं। और कोई पॉइंट ऐसा हो जो छूट गया हो तो आप उसको कवर कर लेना। एक बार देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, जो कोटि है, चलो रहने दो, ध्यान रखना। अगर जटिल अभिक्रिया आएगी तो जटिल अभिक्रिया के लिए क्या करोगे? दोनों को ही जो RDS स्टेप है वो देखना है। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ इसको। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, कुछ भी याद नहीं रखना आपको, जो हमने पढ़ा है बस उन्हीं को यहाँ पे लिख दिया पॉइंट बना के। तो ये क्या हो गया? दोनों में डिफरेंस हो गया, कोटि और अणुसंख्यता में क्या हो गया? अंतर हो गया है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग ये है, बोलो क्या है बताओ?
छद्म कोटि अभिक्रियाएं, या आप लिख सकते हो अभिक्रिया। अंग्रेजों के लिए बोलो, क्या लिखोगे? सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, छद्म कोटि अभिक्रियाएं। तो देखो नाम से पता चल रहा है, छद्म कोटि दिखने में कुछ हो, दिखने में कुछ और हो और वास्तव में कुछ और हो। धोखा, छद्म मतलब छद्म मतलब होता है कपट या धोखा, छल कपट या धोखा। ठीक है, तो पढ़ रखा होगा आपने क्या होता है। आपने जनरली ये परिभाषा सुनी है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और अणुसंख्यता क्या होती है, अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? छद्म कोटि अभिक्रियाएं उन्हें कहते हैं। यही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। तो मुझे बताओ आप, अगर आपने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और अणुसंख्यता दोनों के मान अलग अलग होते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती है? छद्म कोटि की अभिक्रियाएं वो कहलाती है। तो मुझे बताओ, जो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसकी कोटि तो क्या है? शून्य। तो और उसकी अणुसंख्यता क्या है? बोलो क्या है? उसकी अणुसंख्यता शून्य हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अणुसंख्या तो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अरे अणुसंख्यता शून्य होने का मतलब है आपके पास कोई अभिक्रिया ही नहीं है। अणुओं की संख्या शून्य हो गई, इसका मतलब आपके पास अभिकारक ही क्या है? नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने छद्म कोटि की परिभाषा क्या पढ़ी है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए कोटि और अणुसंख्यता का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है उनके लिए भी कोटि और अणुसंख्यता का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं होती है? क्या ये कह सकते हैं क्या? बोलो। बिल्कुल कह सकते हैं सर। जो लोग इसको वोट कर रहे हैं कि हम सभी शून्य कोटि अभिक्रियाओं को छद्म कोटि अभिक्रियाएं कह सकते हैं, उनका वोट बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब उनका आंसर बिल्कुल गलत है। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं वो अलग चीज़ है और छद्म कोटि की अभिक्रियाएं अलग चीज़ है। अगर शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते तो फिर हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते? एक जगह ही पढ़ लेते। ठीक है ना। तो देखो ये कहा जाता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके वेग निर्धारक पद में, ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके वेग निर्धारक पद में क्या हो? कोटि और अणुसंख्यता का मान क्या हो? अलग अलग हो। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे हम? छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगे। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, वे अभिक्रियाएं जिनके वेग निर्धारक पद में कोटि एवं अणुसंख्यता का मान अलग अलग होता है, क्या कहलाती है? छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है भाई। आपकी अब वो जो परिभाषा थी कि जिनके लिए कोटि और अणुसंख्यता का मान अलग अलग होता है, उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। वे अभिक्रियाएं जिनके वेग निर्धारक पद में, जिसको आप RDS कहते हो, वे अभिक्रियाएं जिनके वेग निर्धारक पद में कोटि और अणुसंख्यता का मान अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। अब सुनना, इनकी पहचान कैसे करोगे आप? ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो अभिक्रियाएं होती है इनके अंदर जो एक अभिकारक होता है
वो एक्सेस में लिया जाता है, मतलब आधिक्य में लिया जाता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक आधिक्य में लिया जाता है, आधिक्य मतलब एक्सेस आधिक्य में होता है। ठीक है, अतः उसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है। इसलिए वह अभिकारक वेग नियम में नहीं लिखा जाता है। ठीक है भाई, इनकी पहचान कैसे करोगे कि इनमें जितने भी अभिकारक होंगे उनमें से किसी एक जो अभिकारक होगा उसके नीचे लिखा हुआ होगा आधिक्य या फिर एक्सेस। तो होगा क्या कि उसके जो सांद्रता में परिवर्तन होगा वो नगण्य होगा। और बहुत सारा है आपके पास, तो उसमें से जरा सा चला भी गया तो उसकी सांद्रता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब सांद्रता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम उसको वेग नियम में लिख के भी क्या करेंगे। ठीक है, तो जो ऐसा अभिकारक होगा उसको हम वेग नियम में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल है इसका एस्टर का जल अपघटन। ठीक है, एस्टर का जल अपघटन, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 C O OCH3। आपने यहाँ पे लिखा प्लस पानी और नीचे लिख दिया एक्सेस। ठीक है, आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3 COOH प्लस CH3OH। एक बन गया एसिड, एक बन गया एल्कोहल। इसका नाम क्या है? मिथाइल एसीटेट। इस एस्टर को आप क्या बोल सकते हो? मिथाइल एसीटेट। वही देखो रे, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये जो है ये क्या है आपका एसिटिक एसिड। अब आपने यहाँ से क्या किया, H प्लस निकाल दिया, क्या बचा O माइनस। इसको क्या बोलते हो आप? एसीटेट। ठीक है, ये एसीटेट। अब देखो ये O माइनस और ये CH3 प्लस ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो होगा क्या, ये तो एसीटेट और ये क्या मिथाइल, तो क्या बन गया ये मिथाइल एसीटेट इसका नाम है। तो एग्जाम्पल में आप ऐसे भी लिख सकते हो मेथिल एसीटेट का अपघटन, मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया, इसकी अणुसंख्यता चेक करी। अणुसंख्यता तो बताओ कितनी आएगी। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे काउंट करें, तो बहुत सारा है। तो बहुत सारा है तो क्या, अणु तो पानी के ही है ना, तो पानी खुद में एक है और एक जो एस्टर है वो खुद में एक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक और कोई भी रिएजेंट ले लेते, एक और कोई भी ले लेते तो वो तीसरा हो जाता। तो यहाँ पे अणु कितने हो जाते? 3। ठीक है, तो एक तो पानी का अणु है यहाँ पे, एक किसका अणु है? एस्टर का। तो यहाँ पे अणुसंख्यता कितनी हो रही है? 2। ध्यान रखना, चाहे एक्सिस में कुछ भी हो, अगर उसके पहले अगर एक्सिस में हुआ तो उसकी अणुसंख्यता कितनी आएगी? 1। ठीक है, एक्सिस में होगा तो इसके यहाँ पहले कोएफिशिएंट कोई भी नहीं आएगा। अब बताओ, जब हमने इसका वेग नियम लिखा, वेग बराबर K CH3 COO CH3 की पावर 1, ये आया। और ये जो आया है ये कैसा आया है? प्रायोगिक आया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से अपने पास ये आया, ये दिखाई नहीं अपने को। तो जब हमने इसको देखा तो हमें पता लगा कि अब कोटि क्या होती है, बताओ कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में
अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग। अब अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग कितना है? 1। तो यहाँ पे जो कोटि है, कोटि वो कितनी आएगी? 1। तो देखो अणु संख्याता 2 है और कोटि 1 है, तो ये जो अभिक्रिया होगी ये क्या होगी? छद्म एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगी? छद्म एकाणुक अभिक्रिया। तो आप नीचे लिख लेना, यह है एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया होती है। ठीक है, यह एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे एक नाम आया है छद्म एकाणुक सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो हमने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, जो एक पद में संपन्न होती है, उनके लिए कोटि और अणुसंख्यता का मान क्या होता है? समान होता है। तो ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो इसकी अणुसंख्या तो कितनी है? 2। तो हमारे अनुसार कोटि भी कितनी होनी चाहिए थी? 2, लेकिन नहीं हुई। ठीक है, तो 2 होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी? 1। तो आप इसको क्या कहोगे? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, या फिर सॉरी छद्म एकाणुक अभिक्रिया। तो आप इसकी परिभाषा लिख लो। ठीक है, आप इसकी परिभाषा लिख लो, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, हाँ सॉरी छद्म एकाणुक अभिक्रिया लिख लो, परिभाषा लिखो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए अणुसंख्यता का मान तो, जिनके लिए कोटि का मान तो 1 हो और अणुसंख्यता का मान भिन्न हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए कोटि का मान तो 1 हो लेकिन अणुसंख्यता का मान भिन्न हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाएगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए कोटि का मान तो 1 हो लेकिन अणुसंख्यता का मान क्या हो? भिन्न हो, क्या कहलाएगी? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन अभिक्रियाओं की विशेषता क्या है कि इनमें कोई भी एक जो अभिकारक है वो किस में लिया जाएगा? आधिक्य में आपको मिलेगा। जब भी ऐसा मिल जाए तो समझ जाना जरूरी है किसका है? सूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने ये कहा था कि जिनकी कोटि और अणुसंख्यता अलग अलग होती है उनको क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा होता तो सारी अभिक्रियाएं, सारी जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती? इस छद्म कोटि अभिक्रियाओं का उदाहरण होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। क्या लिखोगे? आपने क्या कहा था कि सर वो अभिक्रियाएं जिनके लिए कोटि और अणुसंख्यता का मान अलग अलग होता है वो क्या होती है? छद्म कोटि अभिक्रियाएं होती है। तो फिर आप नीचे लिखना कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए कोटि एवं अणुसंख्यता दोनों के मान क्या हैं? अलग अलग हैं। तो आपके हिसाब से सभी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं किसका उदाहरण हो सकती थी? छद्म कोटि का उदाहरण हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लिख लिया आपने छद्म कोटि अभिक्रिया, और समझ में भी आपको आ गया होगा। एस्टर का जल अपघटन इसका एग्जाम्पल था, मैंने कर दिया और आपको बता दिया कि जो भी अभिक्रिया आपको मिलेगी उसमें कोई ना कोई एक अभिक्रम किस में मिलेगा? आधिक्य में आपको मिलेगा। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है अपनी, जिसमें अपन 2-3 विधियाँ पढ़ने वाले हैं। और वो विधि क्या है? देखो, जो अपनी हेडिंग है वो है अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण की विधियाँ। अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण की विधियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे 4-5 विधियाँ हैं।
और वहाँ से हमेशा किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण की इस विधि को समझाओ, या फिर कह देगा कोई भी 2 विधियों को समझाओ। ठीक है, या पर्टिकुलर नाम लेकर कह देगा कि इस विधि को समझाओ, या फिर क्या करेगा न्यूमेरिकल दे देगा आपको और बोलेगा इसका उत्तर बताओ, या फिर बोलेगा इसकी कोटि बताओ। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल ईजी है। हम यहाँ से न्यूमेरिकल भी करेंगे और एक एक को ध्यान से समझेंगे भी। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। तो देखो, जो सबसे पहली विधि है अपने पास, एक बार अपन नाम लिख देते हैं, उसका नाम है पहले वाली का समाकलन विधि। समाकलन विधि उसका नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है बोलो? इसका दूसरा नाम है तीर एवं तुक्का विधि, या फिर आप सीधा लिख सकते हो तीर तुक्का विधि। तीर तुक्का को शॉर्ट में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और समाकलन विधि को आप क्या कह सकते हो? इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, दूसरा है अवकलन विधि। ठीक है भाई, तीसरा है ग्राफीय विधि। चौथा है ओस्टवाल्ड विल्गन विधि, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और इसी को आप कहते हो छद्म कोटि विधि। ठीक है भाई, छद्म कोटि विधि। एक और है पांचवा, वो है आपकी वॉन हाफ भेददर्शी विधि। ठीक है, इसी को प्रारंभिक वेग विधि भी कहते हैं। ठीक है, और भी इनके जो भी उपनाम होंगे हम एक एक को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार क्या करो, आप इनको उतार लो, फिर हम एक एक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो। कौन सी डालोगे? जो आपकी अवकलन विधि है उसी को कहा जाता है वॉन हाफ विधि। ठीक है, जो आपकी अवकलन विधि है, सॉरी, इसी को कहा जाता है अवकलन विधि। ठीक है, ये विधियाँ हैं, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक और होगी, यहाँ लिख देता हूँ, अर्ध आयु विधि। अर्ध आयु विधि, इसका दूसरा नाम है आंशिक परिवर्तन विधि। आंशिक परिवर्तन विधि। तो एक बार क्या करते हैं, हम एक बार इन सबको समझ लेते हैं, इनकी जो डेरिवेशन आएगी उसको समझ लेते हैं, फिर एक साथ 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपको इनका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डाल दो आप हेडिंग, इनको तो मिटाओ, और आप सबसे पहले हेडिंग डालो अवकलन विधि। नंबर 1 आप हेडिंग डालो अवकलन विधि। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? अभी लिखा था वॉन्ट ऑफ विभेदी विधि। वॉन्ट ऑफ विभेदी विधि। ठीक है,
अब देखो इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसे प्रारंभिक वेग विधि भी कहते हैं। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या होता है, एक ही अभिकारक की सांद्रता को बार बार लेकर 2 बार प्रयोग किया जाता है और फिर रिजल्ट चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इसमें एक ही अभिकारक की सांद्रता को बार बार लेकर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। तो समझो होता क्या है यहाँ पे। देखो भाई, आपको पता है कि जो वेग होता है वो समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के समानुपाती होता है। ठीक है, वेग को क्या बोलते हो आप, रेट बोलते हो। ठीक है, और ये क्या है आपकी, क्या है, सांद्रता। ठीक है भाई। तो देखो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर n। मैंने सांद्रता को क्या क्या दिया यहाँ पे, C। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, अब यहाँ से 2 स्टेप ले ली। एक में तो मैंने किया R1 इज इक्वल टू K लिख दिया, समानुपाती को उठाया, स्थिरांक लगा दिया K। अब जो स्थिरांक है वो स्थिरांक कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहेगा। इस समानुपाती को उठाओगे तो हमेशा क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा, K रहेगा। फिर आपने देखो आगे लिया है C1 और इसकी कोटि क्या हो गई, n, सॉरी इसकी जो पावर है वो क्या है, n ही है। ध्यान रखना, मैंने पहली बार प्रयोग किया तो पहली बार प्रयोग करोगे जो रेट है उसको मैंने कहा R1, समानुपाती को उठाया तो आ गया K, और ये जो कंसंट्रेशन थी उसको मैंने बोल दिया C1। पहली बार सांद्रता ले रहे हैं C1 और इसकी पावर n। इसको कहा समीकरण 1। ठीक है, दूसरा था इधर R2 इज इक्वल टू K। अब क्या क्या दोगे, C2 की पावर n। इसको समीकरण आप क्या दोगे, 2। ठीक है, अब आप क्या करो, ऊपर वाले को मैं रफ कर रहा हूँ फिर उधर लिखता हूँ। समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाया, क्या आया, R1 बटे R2 बराबर, देखो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, C1 बटे C2, इसकी होल पावर n लिख सकता हूँ क्या भाई, C1 की पावर भी n, C2 की पावर भी n, तो दोनों को लिख के होल पावर n लिख दिया। इसको कह दिया समीकरण 3। अब देखो क्या करना है हमें, अब इस समीकरण का दोनों तरफ लोग लेना है। ठीक है, क्या करते हैं, इस समीकरण का दोनों तरफ लोग लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 3 का दोनों तरफ लोग लेने पर, जब आप लोग लोगे तो क्या होगा, देखो log R1 बटे R2 इज इक्वल टू log C1 बटे C2, तो इसकी पावर क्या है, n। ठीक है, तो देखो आपको पता है यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज हो रहा है, log x की पावर n, क्या होता है उसका फॉर्मूला, n log x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको log x की पावर n दिख रहा है, क्या लिख दोगे, पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो लिखो इसको log R1 बटे R2 इज इक्वल टू n log
C1/C2। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की। n क्या है, कोटि। तो यहाँ से आप n निकालोगे तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये जो log C1/C2 है ये गुणा में है, बराबर की तरह का तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये आएगा log R1/R2 तो ऊपर है और नीचे क्या जाएगा log C1/C2। तो एक फॉर्मूला तो आपका बन गया ये वाला। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपको बन गया ये वाला। आपको दो रेट दी जाएगी, कई ये कहा जाएगा, देखो 2-3 परीक्षण किए जाएंगे और ये कहा जाएगा जब परीक्षण पहला है तो उसमें अभिकारक एक ही सांद्रता जब इतनी थी उस समय वेग इतना था, जब सांद्रता इतनी हो गई तो वेग इतना हो गया। तो बताओ उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो हमें दो रेट भी पता है और दो सांद्रता भी पता है। मान रखो, कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगी, कोटि आ जाएगी। ये n जो है ये क्या है, आपकी कोटि है अभिक्रिया की। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इसको खोल के लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। log m/n अगर आपको दिख रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, log m माइनस का log n आप उसको लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले से आप क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू log R1 माइनस का log R2 डिवाइडेड बाई log C1 माइनस का log C2। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। जिस भी फॉर्मूले से आप सोल्व करना चाहो कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो एक बार जून 2016 के अंदर CSI नेट की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें 4 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछा गया था, 4 नंबर के मार्क्स में, कि बताओ निम्न में से कौन सी समीकरण सही है। 4 ऑप्शन देते थे तो आपको बताना था कि कोटि ज्ञात करने की कौन सी समीकरण सही है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, उतारो इसको, दोबारा समझो एक बार, देखो चलो दोबारा समझो। वेग है, हमें पता है जो वेग है वो किसका समानुपाती होता है, सांद्रता के। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेग को r लिखा है, वेग का मतलब रेट, रेट का मतलब r, और सांद्रता को मैंने c लिखा है। पीछे भी तो लिखा था, यहाँ भी लिख दिया, पावर रखी इसकी n। अब देखो हमने पहला बार परीक्षण किया तो पहली बार परीक्षण में हमने देखा कि रेट को हमने R1 कह दिया, अब समानुपाती को हटा दिया, इस तरह लगा दिया k, और यहाँ पे सांद्रता को क्या कह दिया, C1 इसकी पावर n, समीकरण 1 बोल दिया। सेम चीज़ R2 बराबर के C2 की पावर n, समीकरण 2 कह दिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाओगे तो देखो कैसे तो k कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, R1/R2 बराबर C1/C2। अब दोनों की पावर n है तो मैंने लिख दिया होल पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इस समीकरण 3 का दोनों तरफ log ले लिया, जो समीकरण 3 है इसका दोनों तरफ log ले लिया। तो log R1/R2 बराबर log C1/C2 की पावर क्या हो जाएगी, n। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक फॉर्मूला है यूज हो रहा है log x की पावर n, तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n log x, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो आपने देखा log R1/R2 बराबर पावर आगे लिए n log C1/C2। मान किसका निकालना है, हमें n का मान निकालना है, तो n को रख लो, बाकी जिसका काम करनी है उसको साइड में भेज दो। तो जो log C1/C2 है ये n के गुणा में है, बराबर की तरह तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो ऊपर आ जाएगा log R1/R2, नीचे क्या जाएगा log C1/C2। तो एक फॉर्म तो यह हो गई, दूसरी फॉर्म log इसको R1/R2 को खोल के लिख लो, C1/C2 को खोल के लिख लो, तो यह हो जाएगा log R1 माइनस log R2 और log C1 माइनस log C2। कुछ भी कोई सी भी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा इनके ऊपर में, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं दूसरा, ठीक है। तो आप दूसरी हेडिंग डालोगे, डालो अर्धायु विधि या आंशिक परिवर्तन विधि, ठीक है भाई। दूसरी विधि कौन सी होगी, अर्धायु विधि या फिर आंशिक परिवर्तन विधि। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। अर्धायु विधि या आंशिक परिवर्तन विधि।